नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस आईएएस में और एक और संवाद सत्र में जिसमें हम साप्ताहिक सर्वेक्षण करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। इस बार जो मुद्दा हम आपके साथ चर्चा में लाना चाहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है। लंबे समय से बहस चल रही है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनमें सबसे प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र क्यों असफल रहे हैं शांति की स्थापना में, शांति की पुनर्स्थापना में, सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्बल देशों को क्यों उन्होंने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की दर तेज नहीं कर सकी है, क्यों वो किसी भी ऐसे सामूहिक मुद्दे का सामना करने में असमर्थ रहते हैं जो पूरे विश्व समुदाय का सामूहिक हित है, चाहे वो मौसम बदलाव का प्रश्न हो, चाहे वो वैश्विक महामारी हो, चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, इस्लामी कट्टरपंथी हो, सांप्रदायिक नस्ली वैमनस्य हो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब हुई तो उसके मसौदे में ये कल्पना की गई थी कि युद्ध की विभीषिका से वो मुक्त करा देगा मानव जाति को, और ये एक आदर्शवादी कल्पना थी। ये शायद इसलिए भी थी कि अपना सत्ता का मद विजेताओं के मन में था। उनको ये आशंका नहीं थी कि भविष्य की जो चुनौतियां होंगी वो अतीत जैसी नहीं होंगी, वो दो विश्व युद्धों के बीच के अंतराल जैसी नहीं होंगी, वो नई दुनिया की नई चुनौतियां होंगी। और खासकर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत साम्राज्य के विलय के बाद, जनवादी चीन के उत्कर्ष के बाद जो चुनौतियां सामने आई हैं वो न केवल विचारधारा की हैं, न केवल भू राजनीतिक हैं, बल्कि यांत्रिक हैं, तकनीकी हैं, वैज्ञानिक हैं और तेजी से बदलते पर्यावरण के संकट की हैं। इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो अंग्रेजी मुहावरा याद आता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स और न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स। आप नई शराब को पुरानी बोतलों में भर दें, पुरानी लेबल चस्पा कर दें तो किसी को मजा नहीं आता, और पुरानी शराब अगर नई बोतलों में भरी जाए तो लोगों को लगता है कि कुछ नकल की गई है, कुछ जाल फरेब किया गया है, वो भी प्रामाणिक नहीं मानी जाती। यही समस्या न केवल संयुक्त राष्ट्र की है बल्कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की है, जिनका चर्चा इस बार हम आपके साथ करेंगे। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जिस संगठन का चित्र हमारे मन में उभरता है वह संयुक्त राष्ट्र है। और यह निश्चय है कि बारंबार चर्चा ही होता है कि संयुक्त राष्ट्र क्यों असफल रहा है शांति की स्थापना में, संकटों के निवारण में, आर्थिक विकास की प्रगति तेज करने में, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में। हम ये भूल जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का गठन आज से 75 वर्ष पहले द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर किया गया था, और उस समय जो विजेता थे, जो मित्र राष्ट्र थे, अपने को कहते हैं अलाइज, उन्होंने अपनी इच्छानुसार एक ऐसा संरचनात्मक ढांचा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर थोपने का प्रयास किया था जो पराजित राष्ट्रों को अलग रख सके और उनको भविष्य में इस तरह के युद्ध की विभीषिका का सामना करने से बचा सके। ये सर्वविदित है कि एक और इस विरासत का हिस्सा संयुक्त राष्ट्र का है। इसने एक किसी कोरे कागज पर इसकी रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। ये वारिस है, उत्तराधिकारी है एक और पुरानी संस्था का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जिसको स्थापित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शांति वार्ता के दौरान। वो था लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र कुल जिसे कहते हैं। उसकी प्रेरणा तत्कालीन आदर्शवादी अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने दी थी, मगर विडंबना यह हुई कि जब ये ढांचा तैयार करने के बाद वह स्वदेश पहुंचे तो अमेरिका ने स्वयं भी फैसला नहीं किया कि वह संस्था का सदस्य बनेगा, और उसके सदस्य न बनने के कारण शुरू से ही, जन्म से ही इसे पंगु बना दिया गया था। फिर जो 20 वर्ष का अंतराल है लीग के जन्म से विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के गठन का, वो एक उथल पुथल से भरा दौर था। उपनिवेशों में स्वाधीनता का संग्राम तेजी से पकड़ रहा था, उफान ले रहा था। कहीं वो हिंसक था, कहीं वो सत्याग्रही अहिंसक था, कहीं छोटे छोटे गृह युद्ध चल रहे थे, कहीं नस्लवादी वैमनस्य था, कहीं जापान जैसे सैन्यीकरण की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति वाले देश थे जिन्होंने बहुत तेजी से आर्थिक विकास किया था, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया था। जापान पहली ऐसी एशियाई शक्ति था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक यूरोपीय शक्ति रूस को पराजित किया था। वो अपने को किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं समझता था, और उसकी हस्ती को देखते हुए पश्चिमी देशों ने शांति को बरकरार रखने के लिए उसको वॉशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन में लगभग बराबरी का दर्जा छोटे यूरोपीय देशों के बराबर इटली जैसे देना स्वीकार कर लिया था। मगर इससे उसकी महत्वाकांक्षा में कोई अंकुश नहीं लगा। उसने चीन पर हमला किया, मंचूरिया पर हमला किया और लगभग उपनिवेशों की तरह बर्ताव करना शुरू किया कोरियाई प्रायद्वीप के साथ।
तो जापान की जो मानसिकता थी, वो सामुदायिक मानसिकता या साम्राज्यवादी सामंती मानसिकता, वो अपनी जगह पर है। भले ही जापान की संस्कृति मूलतः चीन से प्रभावित रही है, मगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उत्तर मध्ययुगीन से लेकर आधुनिक काल तक में जापान को लगता है कि उसका आधुनिकीकरण अफ़ीमची चीनियों की तुलना में कहीं तेजी से हुआ है और वो इस पूरे इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अपना अधिकार समझता है। अब ये जब संघर्ष चल रहा था तब कुछ और घटनाएं हो रही थी। जो चीन सबसे बड़ी आबादी वाला विश्व का देश है, वो खुद घिरा हुआ था गृह युद्ध में। कई जगह छोटे-छोटे जो सेना नायक थे, वो वॉरलॉर्ड, वो आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया था। जो राष्ट्रवादी चीन की क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व पहले sun यat-सेन ने किया था, फिर उनके अनुयायी जनरलिज्मो चियांग काई शेक ने किया था, जिनके ऊपर प्रभाव था अमेरिकी ईसाई मिशनरियों का, जिनके ऊपर प्रभाव था पश्चिम का। तो वो चाहते थे कि चीन का आधुनिकीकरण जो हो, वो पश्चिमी अमेरिकी तरीके से हो। और दूसरी ओर जो माओ जैसे नेता थे, जिन्होंने छापामारी से का संघर्ष शुरू कर दिया था, जिनको लगता था कि चीन का भविष्य यदि सुधरना है तो उसे सामंती व्यवस्था को आमूल-चूल नष्ट करना होगा, उसे पश्चिम का अनुकरण नहीं करना होगा, उसे अपनी राह खुद चुननी होगी। और इसमें उन्होंने जो राह चीन के लिए चुनी, वो पश्चिम से इतनी अलग थी कि उन्होंने मार्क्सवादी होने के बावजूद लेनिन की स्थापनाओं का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया। लेनिन के अनुसार पेशेवर साम्यवादी पार्टी जो थी, वो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और तख्तापलट के द्वारा उसने सत्ता ग्रहण की थी, बोल्शेविक क्रांति जो कहलाती है रूस में, जिसके बाद स्टालिन की तानाशाही शुरू हुई थी। माओ का मानना था कि ये क्रांति इसलिए सफल नहीं हुई रूस में भी और पथभ्रष्ट होने लगी थी, क्योंकि वहाँ उस तरह का संगठित श्रमिक वर्ग नहीं था, जिसकी कल्पना मार्क्स ने 19वीं सदी के मध्य में की थी। माओ की विचारधारा ये थी कि चीन की परिस्थितियों को देखते हुए कृषक, वहाँ भूमिहीन कृषक या शोषित कृषक, ये भूमिका निभाएंगे जो लेनिन की निगाह में पार्टी या संगठित श्रमिक निभाने वाले थे। उन्होंने छापामारी का संदेश अपने अनुयायियों को दिया और ये स्थापना की कि यदि गांव से निकलकर लोग शहरों को घेर लेंगे, छापामारी की रणनीति को अपनाकर अपने खिलाफ खड़ी बड़ी सेनाओं को ध्वस्त कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकाई। कई वर्षों तक इनका ये लंबा मार्च, लॉन्ग मार्च जिसे कहते हैं, वो चलता रहा, मगर अंततः विजय उन्हें प्राप्त हुई। तो एक इसके कारण चीन का जो विकास का पथ था, वो बिल्कुल अलग हो गया और गृह युद्ध के इस दौर में जो एक कट्टरपंथी माओवादी मानसिकता थी, वो एक जीवन दर्शन बिल्कुल फर्क हो गया दुनिया के बाकी देशों के साथ। अब जिस समय संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, तो उसकी संरचना कुछ ऐसी थी कि विजेताओं में जो लोग थे, उनमें अमेरिका, सोवियत संघ रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये तो 4 पक्ष थे जिनकी शक्ति लगभग एक जैसी नहीं थी। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के जैसे थे, जिनके पास परमाणविक अस्त्र थे। ब्रिटेन और फ्रांस बुरी तरह से ध्वस्त थे, उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और वो अमेरिकी अनुदान सहायता पर निर्भर थे। दूसरी ओर सोवियत लाल सेना का कब्जा यूरोप के बहुत बड़े जमीनी हिस्से पर था और ये शंका विजेताओं के मन में थी कि जो साझे का मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा नाजी जर्मनी, फासी इटली के विरुद्ध, जापान के सैनिकरण के विरुद्ध, ये बहुत देर तक, बहुत दूर तक अब चलेगा नहीं और अब हमको एक दूसरे के साथ एक प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार रहना होगा। ये बात बहुत जल्दी साफ हो गई जब शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ और एक लौह आवरण उतर आया जिसने विभाजित किया पूर्वी यूरोप को और पश्चिमी यूरोप को। इसके साथ जुड़ा एक विचारधारा का द्वंद्व था, जिसमें अमेरिकियों का मानना था कि जिसे वो मुक्त देश कहते थे, जनतांत्रिक देश कहते थे, वो पूंजीवादी देश थे और जो उनको लगता था पिछड़े हुए तानाशाही वाले देश हैं, जिनका आर्थिक विकास का ढांचा मॉडल बहुत ठीक नहीं है, वो साम्यवादी देश थे, जिनमें सोवियत संघ प्रमुख था। प्रारंभिक वर्षों में चीन उसका सहयोगी, उस खेमे का एक प्रमुख सदस्य था। ये दो महाशक्तियां आपस में परमाणविक सर्वनाशक युद्ध की संभावना को देखते हुए नहीं टकराई, मगर परोक्ष रूप से इन्होंने अनेक ऐसे सैनिक संगठनों को स्थापित किया जो इनके पिछलग्गुओं की, इनके संधि मित्रों के द्वारा संचालित होते थे और एक दूसरे के बनस्पत मुकाबले युद्ध लड़ते रहते थे। मध्य पूर्व में युद्ध हो रहा था इजरायलियों, फिलिस्तीनियों और अरबों के बीच में। इसी तरह की स्थिति थी जहाँ वियतनाम का संघर्ष दशकों तक चला। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैनिक मुठभेड़ें हुई, वो कहीं न कहीं इस कारण थी कि शीत युद्ध के दबाव में पाकिस्तान को सैनिक सहायता अमेरिका देता था, आर्थिक सहायता देता था, उसको राजनयिक संरक्षण प्राप्त। और यही स्थिति ये तब थी
जब भारत पाक का विवाद होता था तो अमेरिका और पश्चिमी देश भारत का साथ नहीं देते थे और सोवियत संघ के साथ संबंधों को विकसित करने के कारण सोवियत वीटो का लाभ भारत को मिलता रहा था। अब जब हम ये चर्चा करते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ये वीटो क्या है और संयुक्त राष्ट्र का संरचनात्मक ढांचा क्या है। उसकी असफलता और उसकी क्षमता इस बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ी हुई है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो उसके 6 प्रमुख अंग थे। इसमें सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोगों की निगाह में सबसे महत्वपूर्ण अंग आम सभा जनरल असेंबली है, जहां सलाह मशवरे दिए जाते हैं, जहां प्रस्ताव होते हैं, जहां नीतियों पर विचार विमर्श होता है, जहां समितियों की व्यवस्था है, जहां सीधे संवाद के अलावा पर्दे के पीछे लोग लॉबिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित करते हैं, समझौते वो स्पष्ट होते हैं जिनका बहुमत हो सके। मगर वास्तव में जो निर्णायक मंच है वो सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का है, जो एक तरह से कार्यकारिणी वाला अंग है संयुक्त राष्ट्र का। तीसरा अंग जो उसके साथ जुड़ा है वो सचिवालय का है, जो वहाँ का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक दफ्तर से कह सकते हैं, जो महासचिव की सहायता के लिए वहाँ रहता है। अब इस सचिवालय में जिन लोगों की नियुक्ति होती है, तैनाती होती है, दिखाने को बड़े जनतांत्रिक हैं कि जितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनका एक कोटा तय है और वहाँ से विदेश सेवा के उनके सदस्य या अन्य प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य यहाँ आते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक नागरिक सेवा में हिस्सेदार बन जाते हैं। वो कर मुक्त वेतन पाते हैं, उनकी राजनयिक सुरक्षा अलग तरह से होती है। मगर कुल मिलाकर ये 3 और इनके अलावा 2 ऐसे अंग हैं जो न्यूयॉर्क में जिनका मुख्यालय है, जिनमें एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है और एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है। आर्थिक या सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इससे पहले हम बात आगे बढ़ाएं, हमको ट्रस्टीशिप काउंसिल का जिक्र कर देना चाहिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी उत्तराधिकारी है लीग की एक संरचना की, जिसकी परिकल्पना ये की गई थी कि जैसे जैसे उपनिवेश स्वायत्त शासन के लिए तैयार होंगे, स्वाधीनता के लिए तैयार होंगे, तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा स्वतंत्र जीवन यापन के लिए। मगर 2 विश्वयुद्धों के बीच के अंतराल में स्थितियां तेजी से बदली और जिनको मैंडेटेड टेरिटरी, निर्देशित ये प्रदेश कहा जाता था, वो जिनको एक तरह से न्यासधारी ट्रस्टी जो उनके औपनिवेशिक आका थे, वो एक तरह से वचन दे रहे थे कि हम उन्हें तैयार करेंगे स्वाधीनता के लिए, वो स्थितियां बहुत तेजी से बदल गई। जो मैंडेटेड टेरिटरीज मध्य पूर्व में थी उनमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जिस तरह का करार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने, औपनिवेशिकों ने पहले तुर्क ऑटोमान साम्राज्य के साथ किया था, उसको उन्होंने नकार दिया। बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद इजराइल की स्थापना की गई और बाकी भी जो उपनिवेशीकरण का दौर था, वो स्वाधीनता संग्राम ने कई जगह अलग अलग रूप लिया। कहीं वो हिंसक सशस्त्र जनमुक्ति संग्राम था वियतनाम में और इंडोनेशिया में, कहीं वह अहिंसक सत्याग्रह और सत्ता का हस्तांतरण था, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में। अफ्रीका में इन दोनों का मेलजोल देखने को मिलता है। मगर कुल मिलाकर ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए कोई काम बाकी नहीं रहा था 1960 के दशक के मध्य तक। ये एक तरह से इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। मगर जैसा होता है अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही में, कुछ न कुछ काम इनके लिए निकाला गया। कहा गया कि अब स्वास्थ्य पर निरीक्षण करेंगे सतर्कता से, ये पर्यावरण के मामलों में दिलचस्पी लेंगे, ये मानवाधिकारों की बात करेंगे, ये सांस्कृतिक सहयोग की बात करेंगे और जो अन्य विशेषीकृत संस्थाएं हैं, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, वो इसके साथ संपर्क करेंगे। अब यहाँ एक बड़ी रोचक बात यह है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल तो वो जिम्मेदारियां तो बहुत सारी सौंप दी गई, मगर जो इसकी असली कार्याधिकार क्षेत्र था वो सामाजिक और आर्थिक परिषद के जिम्मेदार था। और उसकी संरचना में एक विशेषता ये है कि जो 4 बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन है, जो वीटोधारी सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वो ही सबसे बड़ा अंशदान इस संस्था के लिए करते हैं और उन्हीं की चलती है। निरंतर स्थापना से आज तक ये 4 सदस्य हमेशा इसकी कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं और भले ही दिखाने को कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ती रही हो, बढ़ाई गई हो, मगर जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, वो जो पैसा देता है वही अपने मन माफिक गीत बजवाता है, नाच देखता है, कठपुतलियां नचाता है। वही स्थिति इस आर्थिक सामाजिक परिषद की है। और आर्थिक सामाजिक परिषद जो कुछ भी करती है उसमें वर्चस्व सुरक्षा परिषद का ही रहता है। तो हम घुमा फिरा कर फिर सुरक्षा परिषद पर पहुंचते हैं। तो यदि सुरक्षा परिषद की सदस्यता किस प्रकार की है, शुरू में इसमें 11 सदस्य थे, 5 स्थायी वीटोधारी सदस्य थे, बाद में कुछ सुधार किए गए 60 के दशक के मध्य में और इनकी संख्या बढ़ाकर 11 से 15 कर दी गई। दिखाने को ये भी एक जनतांत्रिक तरीका है। ये कहा जाता है कि हर सदस्य
बारी बारी अपने कार्यकाल में महीने में एक बार अध्यक्षता करेगा सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर जो 10 अस्थायी सदस्य होंगे वो क्षेत्रीय देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 सदस्य अफ्रीका या एशिया से होंगे, 2 यूरोप से होंगे, 2 अमेरिका से होंगे, 1 अन्य भूभाग से होगा। ये जो उनका उनका प्रतिनिधित्व होता है, ये बारी-बारी कुछ सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, उनकी जगह राज्यसभा के सदस्यों की तरह नवनिर्वाचित सदस्य लेते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, मगर जाहिर है कि इनके अधिकार बराबर नहीं है। जो वीटोधारी सदस्य हैं, वही ये फैसला करते हैं कि कौन से मुद्दों पर वीटो का प्रयोग हो सकता है या किस सदस्य को इस संगठन की सदस्यता दी जानी चाहिए, निर्वाचन किसका होता है महासचिव के रूप में। ये जो आखिरी सील लगाने का कार्य है वो सुरक्षा परिषद ही करती है। भारत की मांग बड़े समय से रही है कि उसको उसकी आबादी और उसके महत्व को देखते हुए, क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए इसका सदस्य बनाना चाहिए। 1971 में जब जनतांत्रिक चीन को विस्थापित कर अमेरिका और जनवादी चीन के रिश्तों में सुधार हुआ तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये स्थायी सीट दे दी गई। तब से अब तक भारत ये दलील देता रहा है वो इसका अधिकारी है, मगर और भी दावेदार इसके हैं, कभी ब्राजील, कभी इंडोनेशिया, कभी जापान, कभी ईरान। तो ये बात खटाई में पड़ जाती है। हम आपको ये बात अच्छी तरह समझाना चाहते हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र की विफलताओं, अक्षमताओं, असमर्थताओं को देखते हुए इस सीट को अधिक से अधिक आप एक हैसियत के प्रदर्शन का प्रश्न कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं स्टेटस सिंबल, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है। आप अपनी हस्ती का एक पदक लगाकर फिरते हैं कि हाँ, मैं भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का हूं, मेरे पास भी वीटो का निषेधाधिकार है। मगर यदि हर सदस्य के पास निषेधाधिकार है तो आज जो गतिरोध सुरक्षा परिषद में देखने को मिलता है वो कई गुना बढ़ जाएगा भविष्य में। तो क्या लाभ इसका किसी से होगा? हाँ, ये होगा कि उस पद की गरिमा के अनुसार उसको बरकरार रखने के लिए आपको अंशदान भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, जिसका आर्थिक बोझ आप पर पड़ेगा। तो ये आज जब हम संरचनात्मक सुधारों की बात संयुक्त राष्ट्र के बारे में करते हैं तो हमको उसकी हकीकत, उसकी जमीनी हकीकत और वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक और इस संगठन का बुनियादी हिस्सा है जो जिसे विश्व अदालत कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो लीग के काल में था, जिसके जो पुरखे थे वो 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में ढूंढे जा सकते हैं, जब ये प्रयास ये था राजनयिक कि युद्ध को गैर कानूनी करार दिया जाए और लोग सोचते थे बड़े नादानी से कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध वर्जित हो जाएगा, युद्ध का अंत हो जाएगा। ये आशा बिल्कुल निर्मूल, निराधार साबित हुई है और जो ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, जो वर्ल्ड कोर्ट है, इसके संग भी सबसे बड़ा संकट ये है कि इसके फैसलों को लागू कैसे करवाया जाएगा। मानते तो सब लोग ये हैं कि जो मसौदे में कहा गया है इसके इसके सारे फैसले बाध्य होंगे सारी अन्य सदस्य देशों पर, मगर यदि कोई भी सदस्य देश जो संप्रभु राष्ट्र है इसके फैसलों को मानने से अस्वीकार करता है या अपने विवादों को इस अदालत तक ले जाता ही नहीं है, ये राष्ट्रों के बीच ही विवादों के निपटारे का प्रश्न है। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था, जो लीग के काल से काम करता था, उसने कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए थे, जैसे कॉर्फू खाड़ी केस, जो कॉर्फू चैनल केस कहलाता है। मगर ये सारे मामले जिसमें उसके फैसले लागू किए जा सके थे, देर सबेर भले ही, बहुत देर से, वो लगभग 50 जैसे मामले थे और उनमें छोटे देशों के बीच का विवाद था। आज ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि पहले कोई संप्रभु देश अपनी स्वेच्छा से अपना विवाद यहाँ ले जाएगा और फिर उसको स्वीकार भी करेगा। अगर वो मुकर जाता है तो फिर ये कल्पना की जाती थी कि सुरक्षा परिषद उस फैसले को लागू करने के लिए विशेष निर्देश देगा। हम जिक्र कर चुके हैं वीटो का, निषेधाधिकार का। उसको देखते हुए ये कल्पना बड़ी कठिन है कि ये जो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, इसके फैसले सब पर समान रूप से लागू हो सकते हैं, वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो। वो इसका उल्लंघन, अवहेलना, इसकी उपेक्षा करते रहे हैं। कुछ प्रगति छोटे देशों के नस्लवादी, वंशनाशक, नरसंहार, युद्ध अपराधों पे, मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों पर हो सकी है। जो ट्राइब्यूनल थे, जो पंचायत थी, जिस तरह की विशेष अदालतें थी न्यूरमबर्ग में और टोक्यो में, जिनकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, बाद के वर्षों में यूगोस्लाविया के ह्रास के बाद चेक गणराज्य में, स्लोवानिया में स्लावों और मुसलमानों के बीच में, सर्बों के बीच में भयंकर वंशनाशक नरसंहार हुआ तो लोगों ने स्लोबोदान मिलोसेविच को लाकर कटघरे में खड़ा किया। उनको दंडित नहीं किया जा सका, उनका निधन मामले का फैसला होने के पहले ही हो गया। मगर ये बहस आज तक चल रही है कि आप किसी छोटे देश के राष्ट्राध्यक्ष को या सरकार के प्रमुख को जबरन पकड़कर अदालत के सामने खड़ा कर सकते हैं, उसे दंडित कर सकते हैं।
मगर क्या आप किसी बड़े देश के अन्यायपूर्ण मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले आचरण को, युद्ध अपराधों को माफ कर सकते हैं? अमेरिका ने अपने सैनिकों को अभयदान दे रखा है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में नहीं चलाया जा सकेगा, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए, सुव्यवस्था के लिए कर रहे हैं। ये दोहरे मानदंड जो है महाशक्तियों की, वो चाहे रूस का हस्तक्षेप हो, चाहे चीन का हस्तक्षेप हो, सिंकियांग प्रांत में, तिब्बत में, कॉकेशस में, अर्मेनिया, अज़रबैजान में, असमर्थता इस अदालत की भी सामने आती है और इस असमर्थता के साथ सीधे-सीधे रिश्ता जुड़ा हुआ है सुरक्षा परिषद की में गतिरोध का, वीटो का। अब कुछ और उदाहरण आप लें तो संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ ऐसे संगठन भी जुड़े हैं, विशेषीकृत संस्थाएं जो उसकी है, जिनमें मानवाधिकार आयोग है जिसका नाम बीच-बीच में बदलता रहता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व खेतीबाड़ी संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसे कहिए, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिए, जिनके बारे में यूनेस्को है, जिनके बारे में माना जाता था कि वो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ भी सवाल बजट सीमित है, राज्यों की क्षमताएं सीमित हैं, उनको निर्भर होना पड़ता है बड़े देशों से तकनीकी साधनों के लिए, और हाल में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह चीन के दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देरी लगाई इस वैश्विक महामारी की चुनौती से जूझने के लिए, इसको वैश्विक महामारी घोषित करने के लिए, या कहाँ से संक्रमण शुरू हुआ उसकी जांच के लिए, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला है। तो हमारी समझ में संयुक्त राष्ट्र में संरचनात्मक सुधारों की बात करना बहुत सार्थक और बहुत वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं है। भारत अपने अहम की तुष्टि के लिए भले ही राजनीति में सक्रियता से इसकी पेशकश करे, मगर हमको ध्यान देना पड़ेगा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर जो विकल्प के रूप में उभरे थे पिछले 2-3 दशकों में। शायद आधा सदी से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जब संयुक्त राष्ट्र का गतिरोध स्पष्ट हो चुका था, इसकी असफलता, अक्षमता स्पष्ट हो चुकी थी। दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे प्रमुख है यूरोपीय समुदाय, जिसकी शुरुआत दो पारंपरिक बैरियों, शत्रुओं फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी। सहकार के लिए जो अपनी ध्वस्त अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे, कुछ उद्योगपति थे, कुछ उद्यमी थे, कोयला से जुड़े, स्टील से जुड़े, जिनको ये बात समझ में आती थी कि सरहद के इस पार या उस पार जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक दूसरे के पूरक है। यदि यूरोप को आर्थिक विकास करना है तो उन्हें वैमनस्य से नहीं, सहकार का रास्ता अपनाना चाहिए। ये प्रक्रिया जो शुरू हुई, इसकी परिणति फिर साझा बाजार में हुई। फिर 1994 में मैस्ट्रिक्ट की संधि में इसने एक बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीयतर, राष्ट्रोपरि संगठन का रूप ले लिया, जिसमें साझा बाजार भी था, जिसमें आवागमन के प्रतिबंध हटाए जा रहे थे, जिसमें परस्पर प्रतिद्वंद्विता की जगह परस्पर सहकार था, चाहे वो कॉनकॉर्ड जैसे विमान का निर्माण हो या जैसे परमाणु विज्ञान में सहकारी शोध हो, सर्न में, इटली में जो संयंत्र है साइक्लोट्रॉन। मगर ये सारी बातें तभी संभव थी जब एक जैसी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत वाले देश, जिनकी कमोबेश आस्था पूंजीवादी प्रणाली में थी, सहकार कर रहे थे। जब यूरोपीय समुदाय ने बहुत तेजी से अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और पूर्वी यूरोप के उन देशों को सदस्य बनाया जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा रह चुके थे, जिनके मन में साम्यवादी मानसिकता गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जिनका जो सोच था वो उस तरह का नहीं था जो बुनियादी मूल्य यूरोपीय समुदाय के माने जाते रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण हो, मानवाधिकारों को आदर देना हो, चाहे वो जनतांत्रिक मूल्य हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो अभिव्यक्ति की। ये सारे प्रश्न जो उन देशों के लिए ऐसा आदर्शवाद थे जो उनके आदर्शवाद में रुकावट पहुंचाते थे। जब तुर्की ने इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन दिया तो तब ये कहा गया था कि तुर्की स्वयं उन मूल्यों में विश्वास नहीं करता है, जनतांत्रिक, मानवाधिकारों से संबंधित, जिनके लिए प्रतिबद्ध है यूरोपीय समुदाय, तो उसकी सदस्यता खटाई में डाल दी गई थी। मगर आज अनेक ऐसे देश हैं जो सदस्य बन चुके हैं यूरोपीय समुदाय के, जो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं इन बुनियादी मूल्यों का, जिनमें हंगरी है, जिनमें पोलैंड है। वो समलैंगिक विवाह का प्रश्न हो, वो गर्भपात का प्रश्न हो, वो जनतंत्र का प्रश्न हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न हो, वो मीडिया को आजाद रखने का प्रश्न हो, तो कानून के राज का प्रश्न हो। जहां तानाशाही का बोलबाला है वहां ये मूल्य
शायद एक साथ नहीं रह सकते। आज यूरोपीय समुदाय को ये चुनौती देनी पड़ रही है इन देशों को कि या तो आप स्पष्ट कीजिए आपका रवैया क्या होने वाला है या आपको इस संगठन से बाहर जाना पड़ेगा। निष्कासन आज तक किसी का नहीं हुआ है, मगर जिस तरह से ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय समुदाय कमजोर भी हुआ है, आर्थिक दृष्टि से उसकी क्षमता कम हुई है और कहीं न कहीं जो थोड़ा वैमनस्य समृद्ध संपन्न बड़ी शक्तियों में था, फ्रांस और जर्मनी तथा उन देशों में जो असमर्थ और वंचित थे, जिन्हें पिग्स कहा जाता है, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, स्पेन आदि, ये टकराव तो पश्चिमी यूरोप के देशों में भी था और उन देशों में भी था जो उत्तरी यूरोप के देश हैं, जो नहीं चाहते कि यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के रूप में वो विश्व की समस्याओं से जूझने के लिए अपने संसाधनों को खर्च करें। जो अधिक अमीर संपन्न देश अलग थलग रहे हैं मुख्य यूरोप से, स्कैंडिनेविया हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो या बिल्कुल बीच में रहने वाले देश भी हों, तो बेल्जियम में तो खैर मुख्यालय है, वो तो मजबूर है यूरोपीय समुदाय को हर तरह से समर्थन देने के लिए, मगर जब तक नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में था, जब तक यूरोपीय समुदाय का मुख्यालय बेल्जियम में था, ये एक दूसरे के एक तरह से पूरक थे। और जो दो बड़े दूरदर्शी नेता थे, उनमें आप कहिए कि जैसे एंजेला मेर्केल हों, जो चांसलर रही हैं जर्मनी की, वो अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर रही हैं। आज ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनके न रहने के बाद इस पद पर क्या यूरोपीय समुदाय उतना गतिशील बना रहेगा? मानवाधिकारों के बारे में क्या उसका उतना ही हठ है, बरकरार रहेगा? क्या वो पर्यावरण की संरक्षण के लिए तत्पर रहेगा हमेशा? क्या वो युद्ध अपराध, नरसंहार, वंशनाशक युद्धों को पैदा करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने पर उत्सुक रहेगा? एक कानून की व्यवस्था यूरोपीय समुदाय ने शुरू की थी, जिसमें पारगमन के सख्त कानून नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा सकते थे, संधियों पर आधारित। लोग स्थायी रूप से एक जगह या दूसरी जगह यूरोपीय देशों के नागरिक रह सकते थे, व्यापार कर सकते थे, कोई बाधाएं नहीं थी। ब्रेक्सिट ने सारी चीजों को खटाई में डाल दिया है। मुद्रा को लेकर झगड़ा पहले भी यूरो मुद्रा को लेकर उन देशों में था जो अपनी मुद्रा बरकरार रखना चाहते थे। एक और बोझ जो यूरोपीय समुदाय पे पड़ा है वो शरणार्थियों वाला है, जिन्होंने एक ऐसी चुनौती पैदा की है कि यूरोपीय समुदाय के लोग अपनी अस्मिता, अपनी ईसाई अस्मिता, अपनी नस्लवादी गौरांग प्रभुता के बारे में दोबारा सोचने को विवश हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं यूरोपीय समुदाय की भी हैं और यूरोपीय समुदाय के देशों की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो जुड़ी हुई है कहीं न कहीं रूस से आयात की जाने वाली गैस और तेल की ऊर्जा के संसाधनों पर, और कहीं न कहीं जो यांत्रिकी परिष्कृत है 5G हुए की जैसी जो चीन से आई है, वो इनके मामले में उनमें और उनके अमेरिकी साझेदारों में कोई मतैक्य नहीं है और अंततः यूरोप के देश आज उस पथ पर चलते नजर आ रहे हैं जहां यूरोपीय समुदाय संगठन के रूप में नहीं, इस संगठन के सदस्य बड़ी शक्तियां उभय पक्षीय रिश्ते भारत जैसे देशों के साथ बनाने को तत्पर हैं। अब अगर हम कुछ और संगठनों की बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जिनकी स्थापना हुई थी शीत युद्ध के दौरान। जो आशा के नाम से संगठन शुरू हुआ, फिर आसियान बन गया, जिसकी परिकल्पना की गई थी ऐसे मलय देशों के समूह के रूप में, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, जो तत्कालीन अमेरिका के साथ लड़ रहे साम्यवादी देश थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। मगर इस युद्ध की समाप्ति के बाद, हिंद चीन में संघर्ष की समाप्ति के बाद कायाकल्प हुआ वियतनाम का, उनका एकीकरण हुआ। कंबोडिया कहने को साम्यवादी बना रहा, मगर उसने चीनी नमूने का, चीनी मॉडल का राज्य द्वारा प्रायोजित पोषित पूंजीवाद स्वीकार कर लिया। एक तरह से उपनिवेश बनने को तैयार हो गया चीन का, बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता के भरोसे से। कमोबेश थाईलैंड साथ रहा है अमेरिका के और पश्चिमी देशों के, मगर वो भी आज जानता है कि उसका आर्थिक विकास बिना चीन के साथ सहकार के संभव नहीं है। तो आसियान देश जो कभी क्षेत्रीय सामूहिक हितों के हितैषी रखवाले समझे जाते थे, आज विडंबना यह है जो कभी चीन के खिलाफ एक प्राचीर बनाई जा रही थी, उसका सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार चीन स्वयं है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका विस्तार बहुत क्षेत्रीय प्रभुत्व वाला है। अंडमान निकोबार के करीब से सुमात्रा से लेकर इरियान बारात में पापुआ न्यू गिनी तक इंडोनेशिया के हजारों द्वीप फैले हुए हैं। जावा सबसे उनमें विकसित देश है, मगर इन देशों में भी जो तेल उत्पादक देश हैं, तेल निर्यातक देश हैं, जहाँ परिष्कृत टेक्नोलॉजी है, जहाँ सांस्कृतिक स्मृतियाँ हजारों साल पुरानी है, वहां भी क्षेत्रीय विकास के असंतुलन के कारण खाइयां पैदा हुई हैं और इन लोगों को लगता है कि इनकी सामाजिक स्थिरता, इनकी राजनीतिक
संभावनाएं सीमित होती रही हैं और सबके ऊपर बड़ी सी छाया पड़ती है चीन की, जिसे लगता है ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र उसका स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र है। टकराव मुठभेड़ होती रहती है, कभी फिलीपीन से, कभी वियतनाम से, कभी मलेशिया आशंकित होता है उसके तानाशाही आचरण के तेवरों से। और मलेशिया जैसे देशों की विवशता ये है कि क्रमशः जो कभी राष्ट्रकूट के सदस्य थे, जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्यवाद का हिस्सा रहे थे, वहाँ क्रमशः इस्लामीकरण का दौर तेज हुआ है, जहाँ की जनसंख्या में काफी मात्रा में चीनी नागरिक रहते थे, हैं जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। वो भले साम्यवादी न हो, मगर मलय चीनी सांप्रदायिक द्वेष के कारण, इस्लामीकरण के कारण, भूमि पुत्रों यानी मलयों को और आदिवासियों को विशेष संरक्षण देने के कारण मलेशिया का कायाकल्प हुआ है। और ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की शैक्षिक प्रणाली, ये सब बदलते रहे हैं। कहीं मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बाधित हुई है, तो कहीं कानून शरीयत की तरफ झुका है। कहीं जो सामंती परंपरा थी सुल्तानों की, उसने बाधित किया है संसदीय प्रणाली को। वो तय करते हैं कि कब संसद का अधिवेशन होगा, कब नहीं होगा, प्रधानमंत्री को अपना विश्वास मत प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। ये सब कष्ट सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुए हैं, ये पिछले दशकों में हुए हैं। और आसियान की जो सबसे बड़ी असफलता रही कि विश्व पटल पर तो भूमिका बिताने बनाने की बात छोड़िए, अपने क्षेत्र में जब संकट कोई पैदा होता है, जैसे म्यांमार बर्मा में जब फौजी सरकार तख्ता पलट करती है, ऑंग सान सू की का दमन शोषण होता है, तो वो खामोशी से इसको देखते रहते हैं। वो भर्त्सना भी साफ साफ नहीं करते इस तरह के आचरण की। बहुत दूर की बात है आर्थिक प्रबंधों को लागू करना उनके ऊपर। आसियान में दिलचस्पी रखने वालों को सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई है कि आसियान अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी सामना सामूहिक रूप से करने में असमर्थ रहा है। ऑंग सान सू की का जब शोषण प्रताड़न होता है, या जब ऑंग सान सू की स्वयं शासन का हिस्सा रहते हुए रोहिंग्याओं का वंशनाशक नरसंहार मूक देखती रहती हैं, तो कोई मुखर नहीं होता आसियान के सदस्यों में। इनके इतने संकीर्ण राष्ट्रीय हित हैं, इनके आपस के इतने टकराव हैं, आपस में इतनी बाधाएं हैं कि भारत जो कभी ये सोचता था कि वो अपने राष्ट्रीय हित के संरक्षण संवर्धन के लिए आसियान के साथ सहकार कर सकता है, इसकी स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर सकता है, उसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, मगर उसकी कोई भूमिका यहाँ नहीं रही थी। तो ये निराशा इस संगठन से भी देखने को मिलती है। इसी तरह की निराशा देखने को मिलती है अन्य क्षेत्रीय संगठनों से, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हो, या अफ्रीकन यूनियन हो, या आप कहिए सार्क हो। अभी हाल में ये बहस दोबारा शुरू हुई है कि सार्क में पुनर्जीवन का संचार हो सकता है। यह राय दी है एक नेपाली राजनयिक भट्टराय ने, जो विद्वान हैं, भारत में राजदूत रह चुके हैं। उनका मानना है, एक और प्रतिष्ठित कनकमणि दीक्षित जैसे पत्रकार का, जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा सम्मान है, जो हिमालय का संपादन करते हैं, कि यह ठीक समय है सार्क को दोबारा जीवित करने का। और ये कहते हैं कि पिछले वर्षों में जो भी कष्ट रहा हो, आज सार्क के ऐसे संगठन के कई संस्थान हैं जो एक सार्थक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, कम से कम दक्षिण एशिया में। हमें लगता है कि पूरे सम्मान के साथ इन दो व्यक्तियों के लिए इसमें संभावना बहुत कम है, क्योंकि सार्क की स्थापना सुझाई ही एक पाकिस्तानी जनरल के द्वारा गई थी, जो तानाशाह थे और जो चाहते थे कि भारत का कद बौना करने के लिए उसके सारे छोटे पड़ोसियों को एकत्र किया जाए और भारत अपनी दादागिरी किसी के ऊपर थोप न सके। भारत ने अपनी दादागिरी किसी के ऊपर थोपने का प्रयास किया हो न किया हो, मगर ये दावा, ये आक्षेप पाकिस्तान का था। अब भले ही जब गठन हुआ तो भारत ने बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया, ये दिखाने को कि वो इसे अपने खिलाफ साजिश नहीं समझता है, मगर जब ये तय किया गया था कि कोई उभयपक्षीय विवाद सार्क के मंच पर नहीं आएगा, तो पाकिस्तान ने इसकी निरंतर उपेक्षा की और बार बार कश्मीर का उल्लेख होता रहा। इसके अलावा जो व्यवस्था इसमें यह भी थी कि शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च नेता आपस में बिना अपने सहायकों के मिलेंगे और सीधे एक दूसरे से बात करेंगे, तो उनके बीच परस्पर सद्भावना बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और शायद कोई समझौता देर सवेर निकालने की संभावना भी बढ़ेगी। ये संभावना भी धूमिल हुई है। नेपाल के विद्वानों का, हमारे मित्रों का जो मानना है, वो शायद इस कारण है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और उन्हें लगता है यदि सार्क सक्रिय होता है तो नेपाल की राजनयिक भूमिका अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। कनकमणि दीक्षित तो बहुत दिनों से कहते आए हैं, यदि आप दक्षिण एशिया के नक्शे को पलट दें दीवार पर, यानी हिंद महासागर वाला इलाका उत्तर में चला जाए और हिमालयी परिधि दक्षिण में चली जाए, तो नक्शा ही पूरा बदल जाता है और आपको लगता है कि जो भारत की केंद्रीय भूमिका है उसकी अपेक्षा में जो परिधि के जो देश हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
मगर छोड़िए नक्शे के शीर्षासन की बात, हमें लगता है कि यदि आप देखें कि आज तक क्या हासिल किया है सार्क ने। कभी सार्क खेलों का आयोजन होता है, तो कभी ये कहा जाता है कि सार्क देशों के सदस्य बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में जा सकेंगे। आज तक सांसदों के अलावा या राजनयिकों के अलावा ये सुविधा किसी और को हासिल नहीं हो सकी है। और सार्क देशों में जो परस्पर वैमनस्य है, वो उसके लिए एक हद तक चीन की साजिश घुसपैठ जिम्मेदार है, जो नेपाल को भारत से विमुख करती रही है। यही चीनी राजनय वन बेल्ट वन रोड वाला श्रीलंका में देखा जा सकता है, जहां राजपक्सा परिवार जो आज सत्तारूढ़ है, भारत को अपना उतना घनिष्ठ मित्र नहीं समझता, भले ही कहता कुछ भी हो, तो उसके लिए तीर्थ स्थान भारत हो सकता है, मगर चीन उसके लिए अधिक सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उठापटक जिस तरह की मालदीव में चलती रही है, इस्लामी कट्टरपंथी का ज्वार वहां जैसे हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति पर कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह चीन ने वहां लीज पट्टे पर उसकी जमीन ग्रहण कर उसको अपना निवेश बनाने की कोशिश की है, भारतीय कंपनियों के ठेके रद्द हुए हैं। तो आप देखें, मालदीव हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इनकी गिनती सार्क के भारत समर्थक सदस्यों में नहीं की जा सकती है। कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान को बड़ी तेजी से शामिल किया गया था सार्क में, मगर अफगानिस्तान में जितना तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसको देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और चीन की तुलना में सार्क को फिर से खड़ा कर भारत कुछ हासिल कर सकता है। भारत के लिए चिंता का विषय है कि अफगानिस्तान की स्थिति अमेरिकनों की वापसी के बाद उसके लिए निरंतर जोखिम भरी होती जा रही है। तो ये संभावना बची रहती है सिर्फ दो देशों के संदर्भ में, बांग्लादेश और भूटान के संदर्भ में। भूटान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है चीन का, वो भारत का मित्र है, हमेशा अटल हमारे साथ रहा है, मगर क्या सार्क में और भूटान और नेपाल के बीच में भी वैमनस्य नेपाली प्रवासियों को लेकर दक्षिणी भूटान में रहा है, जो उसकी सांस्कृतिक पारंपरिक पहचान के लिए खतरा बन गए थे। और बांग्लादेश में कुछ ऐसे इस्लामी भारत विरोधी तत्व पैर पसार चुके हैं, जो हाल में जिनका जो क्या कर सकते हैं पता चला था, शरारतें, जब मोदी के दौरे के बाद वहां हिंसक दंगे भड़के थे और भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। बांग्लादेश के मन में थोड़ा संतोष इस बात को लेकर है कि वहां से आने वाले शरणार्थियों के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के जिम्मेदार मंत्रियों ने, गृह मंत्री समेत किया है, वो उन्हें अपने लिए अपमानजनक लगता है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है कि घर में पहुंच कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे, खदेड़ कर घर भगा देंगे। और जो तुलना की जाती है कि वहां के गरीब भुक्कड़ भारत में आते हैं, तो वहां के विदेश मंत्री को बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा था कि उनके सामाजिक प्रगति के सूचकांक भारत से बेहतर है। अब छोड़िए इन सब बातों को, मगर हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सार्क की संभावना भी बहुत सीमित है। अब कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो बीच में प्रकट हुए थे, जैसे ब्रिक्स है, जो पहले इब्सा था, जिसमें ब्राजील, भारत और दक्षिण एशिया शामिल थे। इसे एक त्रिमहाद्वीपीय सहकारी परियोजना माना जाता था, जहां दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है, संसाधनों का बड़ा हिस्सा रहता है, जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से परिष्कृत देश हैं। ब्राजील हो, दक्षिण एशिया को तो एक विकसित देश माना जाता था और भारत की संभावनाएं अनेक थी। मगर आज स्थिति इतनी बदली है कि ब्राजील कोरोना की चपेट में आने के पहले ही राष्ट्रपति बोल्सोनारो के कार्यकाल में क्रमशः तानाशाही की ओर बढ़ता रहा है। उसकी संभावनाएं चाहे जो भी रही हों, उसकी क्षमताएं आज बहुत आशाजनक नहीं नजर आती हैं। दक्षिण एशिया नस्लवादी हिंसा में घिरा है, अराजकता के दौर से गुजर रहा है, महामारी की चपेट में है। वहां के शीर्षस्थ नेता पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से ग्रस्त जेल भेजे जा चुके हैं। और बिल्कुल पड़ोस में जिस तरह की हिंसक कट्टरपंथी का उभार ले रही है, वो चाहे मोजाम्बिक में हो, चाहे जिम्बाब्वे में हो, चाहे जाम्बिया में हो, इस संकट को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस मंच का उपयोग भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए कर सकता है। अंत में सिर्फ इतना कहना बाकी रहता है कि क्या फिर हम ये मानकर चले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कोई जरूरत नहीं, कोई भूमिका नहीं, इनके बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं, वो पर्यावरण के मौसम बदलाव का मुद्दा हो, वो मानव अधिकारों का मुद्दा हो, वो युद्ध अपराध का मुद्दा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का, इस्लामी कट्टरपंथी का मौका हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मुकाबला सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से ही अंतर्राष्ट्रीय समाज कर सकता है। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेहद जरूरी है। भले ही वो हर संकट का निदान न हो, वो हर जगह शांति की स्थापना न कर सकें, किंतु कुल मिलाकर हमको ये बात स्वीकार करनी होगी कि जो अंग्रेजी का मुहावरा है, पुरानी बोतलों में नई शराब, किसी को रास नहीं आती, तो पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आज कुछ काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो जिसको ध्वस्त कर गए थे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप अपने कार्यकाल में। तो भारत को बहुत गंभीरता से बात सोचनी होगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, तकनीकी क्षमताएं जिसकी अपरिमित हैं, कोरोना की चपेट के बाद भले ही वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, भले ही उस पर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के आक्षेप लगाए जाते रहे हैं। सच झूठ जो भी हो, उसको इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कल्पना रूपरेखा प्रस्तावित करनी होगी। इस बार इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय जटिल है, मुद्दा गंभीर है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चोली दामन का रिश्ता है। एक के अभाव में दूसरा निरापद नहीं रह सकता है। हर दौर में विश्व को अपनी जरूरतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करनी होती है, गठन करना होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब तक कानून के राज के अनुसार, नियमों के अनुसार संचालित नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक हमें अराजकता का सामना करना पड़ेगा। और कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, एक न एक दिन देर सवेरे उन्हें उन सामुदायिक सार्वभौमिक मुद्दों से जूझना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े हों, वैश्विक महामारी से जुड़े हों, युद्ध अपराधों से जुड़े हों। कहीं न कहीं हमको अपनी ज़रूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को स्थापित करना होगा। पुराने संगठनों में सुधार की संभावना कम है, नए संगठनों की रूपरेखा हमें बनानी होगी। अगली बार मुलाकात होने तक विदा दीजिए। धन्यवाद।